अगर किसी प्लेन में कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा कांस्टेंट बना रहे। बच्चों, हमें कोई पॉइंट गिवन है जो कि अपनी जगह पर पूरी तरह से फिक्स्ड है, हमें कोई लाइन गिवन है जो कि अपनी जगह पर पूरी तरह से फिक्स्ड है, और इन्हीं के प्लेन में कोई पॉइंट है जो कि बच्चों मूव कर रहा है, जो कि मूविंग पॉइंट है, और इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा बच्चों कांस्टेंट बना रहता है। देखिए, ये पॉइंट मूव कर रहा है, अभी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ये पॉइंट पी पर है, थोड़ी देर बाद चलकर बच्चों सपोज कीजिए ये पी डैश पर आ गया, थोड़ी देर बाद बच्चों पी डबल डैश पर आ गया, फिर कुछ देर बाद बच्चों पी ट्रिपल डैश पर आ गया। तो जब ये पॉइंट बच्चों मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस चेंज होगी, उसकी इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस भी चेंज होगी, लेकिन कुछ इस तरह से चेंज हो रही है कि ये जो दोनों डिस्टेंस है भाई, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस का जो रेशो है वो कांस्टेंट बना रहता है, नियत बना रहता है, फिक्स बना रहता है। तो उस पॉइंट का लोकस क्या कहलाता है बच्चों? उस पॉइंट का लोकस कहलाता है कोनिक। और ये जो कांस्टेंट रेशो होता है इससे हम लोग बच्चों ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बेसिकली एक्सेंट्रिसिटी कहलाता है। और यदि बच्चों ये एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम हो तो उस सिचुएशन में ये जो कोनिक है उसे हम पर्टिकुलरली कहते हैं एलिप्स। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है बच्चों ये एलिप्स का कहलाता है फोकस, और ये जो फिक्स्ड लाइन है बच्चों इससे हम लोग उस कोनिक यानी कि एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। आई रिपीट बच्चों, कोई पॉइंट किसी प्लेन में मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि उसी प्लेन में उसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, नियत बना रहता है। तो उस पॉइंट का लोकस कहलाएगा बच्चों कोनिक, वो जो फिक्स पॉइंट है ये कोनिक की कहलाएगा फोकस, और जो फिक्स लाइन है बच्चों ये कहलाएगी उसकी डायरेक्ट्रिक्स, और जो कांस्टेंट रेशो है उसे हम लोग कहेंगे एक्सेंट्रिसिटी। कंडीशनली एक्सेंट्रिसिटी अगर 1 से कम है बच्चों तो फिर कोनिक कहलाएगा एलिप्स। ये आप लोग पहले भी देख चुके, छोटा सा सम हम लोग कर लेते, पर इसे भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज एक्सेंट्रिसिटी इज 1/√3 whose focus coordinates are given by 4, 3 and whose directrix is given by 5x minus 12y plus 3 is equals to 0। वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों, आपको किसी एलिप्स की इक्वेशन बतानी है जिसकी एक्सेंट्रिसिटी आपको गिवन है, जिसका फोकस आपको गिवन है, फोकस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। क्या करें साहब, हम एक काम करते हैं, एलिप्स पर कोई पॉइंट मान लेते हैं भाई। हमने मान लिया लेट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है इज लाइंग ऑन एलिप्स, इज लाइंग ऑन एलिप्स। बच्चों मैंने इस पॉइंट को एलिप्स पर मान लिया भाई, ये मैंने पॉइंट ऐसा लिया जो कि एलिप्स पर ही है। तो इसकी विशेषता क्या होगी कि इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, जिसे आप लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। उस बेसिस पर बच्चों पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू पी एम, ये हो जाएगा। अब पॉइंट पी की एस से जो डिस्टेंस होगी आप उसके लिए सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए भैया, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और एक्सेंट्रिसिटी कितनी बच्चों 1/√3 आपको गिवन है। और ये जो पॉइंट आपने लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने सपोज करे हैं x, y, उसके इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी भाई, x की जगह पर x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर y कोऑर्डिनेट प्लस 3 ओवर √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। बच्चों मैंने एलिप्स पर कोई पॉइंट मान लिया x, y, तो उसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, यही कुछ होगी, लाइन से डिस्टेंस यही कुछ होगी साहब। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपको लेफ्ट हैंड पर मिल जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये मिलेगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ये तो हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये 25x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और उसके बाद में 2 5 जा 10 12 जा 120xy, और फिर
यहाँ पर 2 12 जा 24, 24 3 जा 72y, ये 72y होगा, और 2 5 जा 10, 3 जा 30x। होप मैंने सब कुछ सही किया भैया, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, आपने 1/√3 का स्क्वायर किया, ठीक बात है साहब। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 जा 10, 12 जा, ठीक साहब, और इधर फिर से माइनस होगा, यहाँ पे 2 12 जा 24, 3 जा 72y, और 2 3 जा 6, 5 जा 30x, और अपॉन में 169। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इत्मीनान से, सारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए, वाई स्क्वायर वालों को एक साथ लिख दीजिए, एक्स वाई वाले तो एक ही टर्म आएगा बच्चों, फिर एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म, और उनको एक साथ लिख दीजिए, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए। फाइनली व्हाट यू गेट इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम है, ऐसे सम्स हम लोग पहले भी कर चुके, फिर भी एक बार ये नोट डाउन कर लीजिएगा। होप आप लोगों ने वीडियो को रोक करके कर भी लिया होगा बच्चों। तो चलिए, ये तो एलिप्स की बच्चों बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग जो है एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पर आते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी, कुछ इसी प्रकार से बच्चों हम लोग एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें। या उससे पहले एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में आप लोग जानते हैं भैया, ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जिसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आप जानते हैं बच्चों। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है साहब AHG, फिर यहाँ पर BF और यहाँ पर BF और ये C, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसकी वैल्यू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर होती है। अब बच्चों यदि ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो और H स्क्वायर की वैल्यू AB से कम हो, तो फिर बच्चों ये जो इक्वेशन होती है ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। एलिप्स भी हो सकता है या फिर बच्चों वो एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है, ये भी आप जानते हैं, फिर भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं बच्चों एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन पर। एक एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है बच्चों, उस पर हम लोग अब काम करेंगे, जिससे हमें सबसे ज़्यादा बच्चों पाला पड़ना है। एक एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई ये एक एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और ये एलिप्स को मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। इससे यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग कैसी पिक्चर पाएंगे बच्चों, उसे जरा समझिएगा। भाई ये आपके पास में कुछ इस तरह से बनेगा। भाई ये जो शेप है, दिस शेप इज समवॉट एन एलिप्स। एग्जैक्टली एक एलिप्स तो नहीं बन पाया मुझसे, और बनेगा भी नहीं, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, पर मेरे कहने का तात्पर्य, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे बच्चों। ये एक एलिप्स है, ये एक दीर्घवृत्त है बच्चों, जो कि इस इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड है कंडीशनली a की वैल्यू b से ज़्यादा है। a जो है बच्चों उसकी वैल्यू b से ज़्यादा है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एलिप्स जो है इसके वर्टाइसेस क्या होंगे बच्चों, इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a और a डैश से, और ये जो है बच्चों इन्हें भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे b और b डैश से। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट A है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे a,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों -a,0। बड़ी सरलता से आप ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? जहां कहीं ये एलिप्स x एक्सिस को कट करेगा वहां पे y 0 हो जाएगा। अब y को 0 कर दीजिए। जब आप y को 0 करेंगे तो x स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर, जिससे x बराबर आएगा +a और माइनस है, ऑब्वियसली y तो 0 आएगा। उस तरह से बच्चों a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह से जब ये बच्चों y एक्सिस को कट करेगा तो x 0 हो जाएगा। x को 0 पुट करके देख लीजिए, आपको कुछ ऐसी पिक्चर मिलेगी। तो ये जो है साहब पॉइंट b डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और ये जो है बच्चों ये कहलाएगा इस कोनिक का, इस एलिप्स का सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों 0,0। बच्चों इसके सेंटर के, इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0, यानी कि इस कोनिक का सेंटर होगा बच्चों ओरिजिन, और ये बच्चों कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स होंगी।
यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, कोनिक एलिप्स की, इस एलिप्स की बच्चों दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। एलिप्स की दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसकी कहना गलत होगा। कुल मिलाकर एलिप्स की दो डायरेक्ट्रिक्स होती है बच्चों। एक होती है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और दूसरी होती है बच्चों x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। इसकी दो नियताएं आएंगी बच्चों, और इसके दो फोकाएं आएंगे। एक फोकस होगा बच्चों यहाँ पर, और एक फोकस होगा बच्चों यहाँ पर। एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए ई कॉमा 0, और दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों माइनस ए ई कॉमा 0। एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, ए ई कॉमा 0, और दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस ए ई कॉमा 0। दो फोकाएं आ रहे हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स आ रही हैं। अब यहां पर ई क्या है, ई तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे बच्चों। ई है एक्सेंट्रिसिटी। ई क्या है बच्चों यहाँ पर, एक्सेंट्रिसिटी। और एक्सेंट्रिसिटी और ये जो डिस्टेंस ए है या फिर ये जो डिस्टेंस बी है, इन दोनों में क्या रिलेशन है बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये इन दोनों में रिलेशन है। हमने क्या क्या देखा, हम लोग समझते हैं 1 बाय 1, पर पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक काम कीजिए, एक बार एक साथ ही कर लीजिएगा। पहले आप लोग समझ लीजिए साहब, ये जो एलिप्स आपने लिया है, यहां पर कंडीशन ये है साहब कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है। ए की वैल्यू बी से ज्यादा है बच्चों। तो इस कोनिक का जो सेंटर है उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, 0,0। ये इसके केंद्र के निर्देशांक है, और इसकी जो डिस्टेंस ए है या बी है, उन दोनों में रिलेशन जो है बच्चों वो ये है। इन दोनों में ये रिलेशन है। ऑब्वियसली ई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 से कम है, तभी वो एलिप्स होगा, अदरवाइज तो होने का सवाल ही नहीं। अब ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस आपको नजर आ रही है भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है भाई, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा 0 कैसे आए, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। जब y को 0 पुट कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास में। y को 0 पुट करके चलिए मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। y को 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा रेशो 0 हो जाएगा, और इस ए स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर आई, जिससे x बराबर आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस ए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ए। तो ये आपके पास में ए और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए इस तरह से। सो ये जो पूरी लेंथ है बच्चों, ए से लेकर ए डैश तक की, या ए डैश से लेकर ए तक की बच्चों, इसे हम लोग कहा करते हैं मेजर एक्सिस। इसे हम लोग बच्चों एलिप्स की मेजर एक्सिस, उसकी दीर्घाक्ष कहते हैं। व्हाट दिस लेंथ इज कॉल्ड, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जैसे हिंदी में बच्चों दीर्घाक्ष कहा जाता है। क्या होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बच्चों, ए डैश से ए तक की डिस्टेंस। भाई ए डैश से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है, या तो आप ए से ए डैश बोल दीजिए, ए डैश से ए बोल दीजिए, बात तो एक ही बच्चों। और वो डिस्टेंस कितनी आएगी वो आपको बड़ी सरलता से समझ में आ सकती है बच्चों, वो 2a होगी। क्यों, क्योंकि देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है a, 0, मतलब ये डिस्टेंस a है, और उसी तरह से बच्चों ये डिस्टेंस भी a है। सो कुल मिलाकर यहाँ और यहाँ के डिस्टेंस का सम हो जाएगा बच्चों 2a। तो यह कहलाती है बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घाक्ष की लंबाई। और इसका एग्जैक्टली हाफ कर देते हैं यदि हम लोग, इसका यदि हम लोग एग्जैक्टली हाफ कर देते हैं बच्चों, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि होगा बच्चों सी ए के बराबर या फिर सी ए डैश के बराबर। वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 2a/2 यानी कि a। ये कहलाएगी बच्चों लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई। भाई यहां से यहां तक की लेंथ a है, यहां से यहां तक की भी लेंथ a है, नेचुरल सी बात है। टोटल कुल मिलाकर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 2a है। इसका हाफ कर दिया जाता तो दैट वी कॉल एज बच्चों लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, जो कि इसके बराबर है। ठीक इसी तरह से बच्चों ये जो आपको y एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ नजर आ रही है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों लघु अक्ष, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जो कि b से b डैश तक की डिस्टेंस होगी, विच विल बी इक्वल्स टू बच्चों 2b। एंड इफ यू फाइंड आउट इस डिस्टेंस, इसका एग्जैक्टली हाफ निकालते हो, तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस बच्चों जो कि सी बी डैश के बराबर या फिर सी बी के बराबर होगी, विच विल बी इक्वल्स टू बच्चों b। भाई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो माइनर एक्सिस है। ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों से हम माइनर एक्सिस कहते हैं। भाई जहां पर डिस्टेंस ज्यादा थी उसे आपने नाम दिया मेजर, और जहां पर डिस्टेंस कम थी उसे आपने नाम दिया माइनर।
और पूरी माइनर एक्सिस की लेंथ थी बच्चों 2b। सो अगर उसका हाफ निकालेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर इस एलिप्स में बच्चों दो फोकाई आएंगे, इसकी दो नाभियां होंगी, एक होगी s और एक s डैश। और इनके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें बच्चों तो वो आएंगे ae, 0 और -ae, 0, मतलब कुल मिलाकर बच्चों ±ae, 0। और इस बेस पर मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। यदि बच्चों में दोनों नाभियों के बीच की दूरी निकालूं, इफ आई फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकाई, देन इट वुड बी इक्वल्स टू बच्चों 2a। बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए और ये भी डिस्टेंस ए। सो कुल मिलाकर ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी बच्चों, इधर की भी डिस्टेंस ए है और इधर की भी डिस्टेंस ए है। सो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी बच्चों दैट यू वुड सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ई, क्योंकि आई रिपीट ये डिस्टेंस कितनी है ए ई और ये डिस्टेंस कितनी है ये भी है ए, दोनों डिस्टेंस ए ही हैं। सो कुल मिलाकर डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों 2a, एक बात। और चलिए अब हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की बात करी जाए यानी कि नियताओं की बात की जाए तो हमें दो डायरेक्ट्रिक्स मिल रही है बच्चों, एक मिल रही है x इक्वल टू a/e और दूसरी मिल रही है बच्चों -a/e। सो दैट यू कैन से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। सो व्हाट यू कैन से बच्चों डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, जो दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं उनकी बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो वो आपको मिलेगी बच्चों 2a/e। ये कितनी मिल जाएगी बच्चों 2a/e। भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस है a/e। राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो वो डिस्टेंस a/e है, लाइकवाइज ये डिस्टेंस भी a/e है। भाई इधर से इधर तक की डिस्टेंस a/e है और इधर से इधर तक की डिस्टेंस a/e है। सो टोटल डिस्टेंस जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी 2a/e। टोटल डिस्टेंस 2a/e आ जाएगी बच्चों। और लगे हाथों में एक और बात बता दूं बच्चों, देखिए ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो आपके पास में एक्सेस है, इसे हम कह रहे हैं मेजर एक्सेस। उसकी लेंथ आप लोग लिख चुके हैं। इसकी इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, बच्चों डायग्राम को आपको देखकर समझ में आ रहा है कि मेजर एक्सिस क्या है बच्चों, मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस है बच्चों एक्स एक्सिस जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0। और इसी तरह से बच्चों इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जो है बच्चों वो होगी y एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू 0। बच्चों मेजर एक्सिस जो है उसकी एक्सिस क्या है x एक्सिस। यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है वो क्या है मेजर एक्सिस। ये वाली जो लेंथ है चूंकि वो ज्यादा है इसलिए ये कहलाएगी मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस जिसकी इक्वेशन नेचुरली क्या होगी बच्चों y इक्वल टू 0। और ये वाली जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है बच्चों ये कहलाती है माइनर एक्सिस जो कि y एक्सिस है और उसकी इक्वेशन नेचुरल सी बात है बच्चों x इक्वल टू 0 होगी। तो ये छोटी सी बात है बच्चों। अब ऐसी कोई भी कॉर्ड बच्चों जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, दो एक्सिस है। जैसे पैराबोला में आपके पास में सिर्फ एक ही एक्सिस थी, आपके पास में एक ही एक्सिस थे, पर चूंकि यहाँ पर दो एक्सिस है तो अगर कौन सी एक्सिस आपको अगर एक्सिस मेंशन नहीं की जाए तो अंडरस्टूड होती है कि साहब वो मेजर एक्सिस है। तो उसी से संबंधित एक बात बता रहा हूं बच्चों, ऐसी कोई भी लाइन बच्चों जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है। डायग्राम काफी कंजेस्टेड हो जाएगा तो इसलिए खूब बड़ा सा डायग्राम बनाइएगा, मैंने तो छोटा सा बनाया है। अभी बच्चों ऐसी कोई भी कॉर्ड जो कि एलिप्स की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मैं फिर कह रहा हूं, अब एलिप्स की दो एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। मैंने नहीं कहा कि कौन सी एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो अंडरस्टूड है बच्चों कि वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं। तो ऐसी कोई भी कॉर्ड बच्चों जो कि एलिप्स की एक्सिस के परपेंडिकुलर है कुछ इस तरह से, ये कहलाती है बच्चों उसकी डबल ऑर्डिनेट। क्या कहलाएगी बच्चों, ये उसकी डबल ऑर्डिनेट कहलाएगी, उसकी द्विकोटि से हिंदी में कहते हैं। अब डबल ऑर्डिनेट के मैं अगर सपोज कीजिए कि एक एंड के कोऑर्डिनेट्स को, एक एंड को मैं नाम देता हूं Q, तो दूसरे एंड को मैंने नाम दे दिया बच्चों Q डैश। तो ये बात तो सर्टेन है कि ये जो है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम होंगे। अगर मैंने Q का एक्स कोऑर्डिनेट h मान लिया तो Q डैश का भी एक्स कोऑर्डिनेट h ही होगा।
मैं फिर कह रहा हूँ डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा बच्चों, मैं मिटा के फिर बनाऊँ, इतना भी डिफिकल्ट काम नहीं है कि मैं उसे वापस से बनाऊँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कर सकते हो, पर आप थोड़ा सा बड़ा बनाइए और खुला खुला बनाइएगा ताकि सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नजर आए। ऐसी कोई भी कॉर्ड बच्चों जो कि एलिप्स की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी ज्यादा प्रिसाइजली कहूं तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उससे हम लोग कहा करते हैं बच्चों डबल ऑर्डिनेट। क्या नाम दिया करते हैं बच्चों? उसे डबल ऑर्डिनेट नाम दिया जाता है, द्विकोटि नाम दिया जाता है। और जो डबल ऑर्डिनेट होती है, डबल ऑर्डिनेट जो होगी बच्चों, उसके एंड्स को उसके जो एंड्स हैं या फिर जो उनकी एक्सट्रीमिटीज है, मैंने अगर उनको क्यू और क्यू डैश नाम दे दिया तो बड़ा सिंपल सी बात है बच्चों कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अगर एक का एक्स कोऑर्डिनेट एच है तो दूसरे का भी एच होगा, क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो दोनों की अलोंग द डिस्टेंस एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम। तो अगर x डिस्टेंस को h कर दिया जाए बच्चों, x कोऑर्डिनेट को यदि h कर दिया जाए तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां से y की वैल्यू निकालिए साहब b अपॉन ए, आराम से y की वैल्यू निकाल के देखिए आप लोग, प्लस माइनस b अपॉन ए अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मेरे ख्याल से आएगा। देख लीजिए एक बार ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। आपने इसे राइट हैंड साइड पर ले गए, फिर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, चेक कर लीजिएगा बच्चों यही कुछ आएगा। तो आपके पास में क्यू का वाई कोऑर्डिनेट अगर आप b अपॉन ए अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लेते हैं तो क्यू डैश का आएगा बच्चों माइनस बी अपॉन ए अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। भाई ये आपको, अगर मैं q के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? h कॉमा दिस, और q डैश के क्या होंगे? h कॉमा दिस, यही होंगे बच्चों। भाई q के x कोऑर्डिनेट ये है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट ये है, और ये y कोऑर्डिनेट ये है और इसका y कोऑर्डिनेट ये है। भाई आपने x कोऑर्डिनेट h रखा, फिर आप इसको ले जाके माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, चेक कर लीजिए यही आएगा। तो डबल ऑर्डिनेट जो है बच्चों, उसकी लेंथ के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि की लेंथ, यदि डबल ऑर्डिनेट की लेंथ के बारे में काम किया जाए, इसकी द्विकोटि की लंबाई के बारे में काम किया जाए, तो वो क्या होगी बच्चों? वो होगी, आप टोटल लेंथ अगर निकालेंगे तो वो क्या होगी बच्चों? ये वाली डिस्टेंस, भाई ये डबल मैंने बाई चांस वो मैंने ऐसी ले ली जो फोकस से पास हो रही है, बड़ी जरूरी नहीं है कि फोकस से ही पास हो। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा फोकस से ही पास होगी, वो तो बाई चांस। एक काम कर लीजिए, फोकस को कहीं यहाँ बना लीजिए तो ठीक रहेगा। अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया बच्चों। सो डबल ऑर्डिनेट क्या होगी? क्यू से क्यू डैश तक की डिस्टेंस। भाई डबल ऑर्डिनेट की लेंथ मतलब क्यू से क्यू डैश तक की डिस्टेंस, एंड फ्रॉम द डायग्राम it is certainly sure that this distance is equals to 2b over a under the root of a square minus h square. So this is what? This is nothing but the length of the double ordinate। बच्चों द्विकोटि की लंबाई आपके समक्ष आ गई है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब डबल ऑर्डिनेट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, डबल ऑर्डिनेट बच्चों जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। चलिए अब मैं इस डायग्राम को एक बार मिटा देता हूं और फिर से इसको ड्रॉ करता हूं, पर पहले एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैंने आपको यहां बता दी हैं शायद वो नेक्स्ट टाइम वापस से मैं ना लिखूं भैया। चलिए अभी आपके पास में ये एलिप्स था, ये एलिप्स था बच्चों कुछ इस तरह से, भाई ये रहा। अभी आपके पास में डबल ऑर्डिनेट क्या थी बच्चों? जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, और ये रहा फोकस जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों ए कॉमा 0, ए कॉमा 0 है। अब ऐसी कोई भी कॉर्ड जो बच्चों फोकस से पास होती है उसे आप फोकल कॉर्ड कहते हो, ये आप लोग जानते हो बच्चों। और किसी भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं x कॉमा y, मैंने मान लिया x कॉमा y, तो उसके इस फोकस से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं बच्चों, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसे आप कहते होते हैं फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल रेडियस भी कहते हैं। ये सब कुछ भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसको भी मिटाना पड़ेगा बच्चों। अब किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है बच्चों? फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल रेडियस भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस के बारे में भी बात करते हैं। फोकल डिस्टेंस या फिर क्या? फोकल रेडियस। तो फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस जो कि होगी बच्चों पी एस के बराबर, और वो क्या होगी?
आप केवल डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बस यहाँ पर आप दूरी सूत्र लगा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यदि लगाते हैं बच्चों तो PS क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। भाई एक डिस्टेंस है आपके एक के कोऑर्डिनेट से AE और दूसरे के हैं बच्चों x, और फिर आपके पास में दूसरा है बच्चों y कोऑर्डिनेट 0 और ये y स्क्वायर, ये लीजिए। और यहाँ पर जो है ये AE माइनस एक्स का स्क्वायर, इसे मैं कुछ भी चेंज नहीं करता बच्चों, इसे जैसा है वैसा का वैसा रख देता हूँ। और ये जो y का स्क्वायर है, y के स्क्वायर को बच्चों मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ में आई है। अब आप यहाँ पर बच्चों एलसीएम ले लीजिए तो y स्क्वायर की वैल्यू होगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक छोटी सी बात आपको लगे हाथों और बताऊं भाई, एलिप्स की इक्वेशन ये थी जिसको मैं ये लिख सकता था, उस बेसिस पर मैं ये लिख सकता था। और यहाँ एक और बात है बच्चों की, यहाँ b और a में जो रिलेशन है वो है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आपको मैंने लिखा था, यहाँ पर नीचे मिटा चुका हूँ बच्चों। और जिससे मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। बच्चों बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो मैं लिखता हूँ, चलिए बी स्क्वायर अपॉन ए, आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे मैं अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही कुछ लिखा जा सकता है बच्चों। भाई आपने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लिखा 1 माइनस ए स्क्वायर एलसीएम लिया, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यही कुछ आया। और फिर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को आपने क्या लिख दिया बच्चों, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही पिक्चर मैं यहाँ पर चलाता हूँ, चलिए। सो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही कुछ होगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। है साहब, है, बिल्कुल है। और साथ में क्या बच्चों, साथ में आपके पास में यहाँ पर आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ई स्क्वायर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक काम करिए बच्चों, आप इसका स्क्वायर को भी यहाँ पर एक्सपांड कर ही दीजिए, देख लेते हैं साहब। इसका स्क्वायर करेंगे ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए ई इंटू एक्स, है बच्चों। और प्लस यहाँ पर 1 का इससे मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर, 1 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ई स्क्वायर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर बच्चों प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी कुछ कैंसल हो रहा है, यस, ये दोनों आपस में कैंसल हो रहे हैं, ये दोनों भी आपस में कैंसल हो रहे हैं। और फाइनली आपके पास में क्या बच रहा है, फाइनली आपके पास में बच रहा है ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए ई इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एक्स, ये आया बच्चों। जिससे मैं नेक्स्ट स्टेप में ए का स्क्वायर प्लस ई एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू ई एक्स लिख सकता हूँ, कैन आई राइट, ऑफ कोर्स। ए स्क्वायर प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू ई एक्स, और ये क्या होगा, ए माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों तो ए माइनस ई एक्स आ जाएगा। So what is this? This is nothing but the distance of this point from this focus. ये आपके पास में बच्चों इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस आ गई। भाई आपने पॉइंट P कोई आपको एलिप्स पर दे रखा था, किसी भी पॉइंट की एलिप्स से जो डिस्टेंस होती है उससे हम कहते हैं बच्चों फोकल डिस्टेंस। भाई कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है उससे फोकल कॉर्ड कहा जाता है।
और किसी भी पॉइंट के फोकस से जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसे फोकल डिस्टेंस कहा जाता है। और फोकल डिस्टेंस की वैल्यू ये आई। अब जैसे आप लोगों ने पी एस निकाली है, आपको पता है बच्चों एलिप्स में एक्चुअली एक नहीं, एलिप्स में बच्चों दो फोकस होते हैं। एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स है ए कॉमा 0, तो दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों माइनस ए कॉमा 0। तो इसी तरह से पी एस डैश निकालेंगे, यदि आप पी की एस डैश से डिस्टेंस निकालेंगे तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, वो आ जाएगी ए प्लस ई एक्स। वो क्या आ जाएगी बच्चों, ए प्लस ई एक्स। तो आपके पास में दो डिस्टेंस आ रही है बच्चों, एक ये आएगी, ऑब्वियसली दो फोकस है, दो फोकस से दो अलग अलग डिस्टेंस होंगी, और वो दोनों जो डिस्टेंस होंगी बच्चों वो कुछ ऐसी होंगी। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। फोकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का हमारे पास में और भी तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है देख लेते हैं साहब, पहले ये जरूर पहले नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज यहां हम लोग बच्चों और भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y, मतलब ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो है x। भाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y, मतलब डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस इज x, वाइल डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस इज y। सो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x होगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो a ही होगी। सो बच्चों अगर मुझे ps डिस्टेंस निकालनी है, मुझे पॉइंट p की s से डिस्टेंस निकालनी है, सो बच्चों फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स या फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोनिक आई कैन डिटरमाइन दैट मुझे पी एस डिस्टेंस निकालना, तो पी एस डिस्टेंस जो होगी बच्चों वो होगी ई इंटू पी एम। और इस पॉइंट की अगर मैं पी एम यानी कि इस लाइन से डिस्टेंस निकालूं, तो आई रिपीट बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस a अपॉन e है, क्योंकि अगर इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन e, इट मींस दैट दैट लाइन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एट डिस्टेंस a बाय e। सो पी एस इक्वल टू ये होगा बच्चों ई, तो चलिए अपनी जगह पर है, और पी एम डायग्राम को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ए बाय ई माइनस एक्स होगा। बड़ा सिंपल बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a अपॉन e है। सो व्हाट इज द रेस्ट डिस्टेंस, रेस्ट डिस्टेंस जो आएगी बच्चों वो a अपॉन e माइनस एक्स होगी। बस आपने इतना सा लॉजिक लगाना है, e का अंदर मल्टीप्लाई करना है, e इंटू ए बाय ई माइनस एक्स इंटू ई, ई से ए कैंसल, और फाइनली एक दो स्टेप में ही आपका पूरा काम हो जाएगा। कहाँ आप इतना लंबा सारा काम कर रहे थे, यही सारा काम आप लोगों ने पैराबोला में भी किया है। तो चलिए ये आपके पास में एक डिस्टेंस आई बच्चों पी एस, इसी तरह से पी एस डैश निकाल देंगे तो वो आ जाएगी ए प्लस ई एक्स। भाई कुल मिलाकर समरी ये कि एक डिस्टेंस ए, भाई आप बोलो सर पिछली बार पी एस की वैल्यू एस तो सर ये वाला है और एस डैश ये वाला है, तो पिछली बार जो थी वो अलग डिस्टेंस आ रही थी, इस बार तो ये एस डैश के लिए अगर देखा जाए तो कायदे से तो ये डिस्टेंस जो आई है ये तो पी की एस डैश से डिस्टेंस आई है, पी की एस डैश से डिस्टेंस आई है। शायद ये आपके जहन में ये बात आ रही होगी। तो बच्चों आप किसी को भी एस मान लीजिए, किसी को भी एस डैश मान लीजिए, कुल मिलाकर दो फोकस से दो डिस्टेंस आएंगी, एक से पी एस और एक से पी एस डैश। अब आप एस इधर मानिए या इधर मानिए, एक डिस्टेंस होगी ए प्लस ई एक्स और एक होगी ए माइनस ई एक्स। ऑब्वियसली पॉइंट किधर लाई कर रहा है उस वाले फोकस से डिस्टेंस कम होगी। भाई अगर ये पॉइंट इस एलिप्स के लेफ्ट हैंड साइड पर है, अगर ये पॉइंट जो है बच्चों एलिप्स के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि उस पॉइंट की इस वाले फोकस से डिस्टेंस यानी लेफ्ट वाले फोकस से डिस्टेंस कम होगी और राइट वाले फोकस से उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। इफ पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लेफ्ट पार्ट ऑफ द एलिप्स, while if that point is lying on the right half part of the ellipse, then its distance from S will be less in comparison of the distance from the right hand focus, left hand focus, sorry। so ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। सो ये हमारे पास में ये दो डिस्टेंस आ गए। चलिए हम वापस से आते हैं बच्चों, ऐसी कोई भी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उससे हम कहते होते हैं बच्चों डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि कहते हैं। और ये आपके पास में फोकल डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या, और फोकल कॉर्ड भी आप लोग जानते हो बच्चों। अब अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड लें, हम लोग कौन सी फोकल कॉर्ड ले बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब जो फोकस से पास होती हो और उसकी लेंथ सबसे कम हो। भाई आप फोकस से कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये फोकस है, आप इससे ये कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स थ्रू दैट फोकस, आप इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो। अब उनमें से आप ऐसी फोकल कॉर्ड लो जो सबसे छोटी लेंथ की है, आप उनमें से ऐसी फोकल कॉर्ड लो जो सबसे छोटी लेंथ की है, तो वो कौन सी होगी बच्चों, वो ऐसी होगी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। भाई ये आपके पास में फोकस है। एनी फोकल कॉर्ड
and the smallest focal chord. I'm talking about the smallest focal chord. When I say focal chord, it means that it is going through focus. And if I say smallest, matlab it is of smallest length. So if I'm talking about smallest focal chord, बच्चों, the length would be least होगी. और ये जो होगी बच्चों, इससे हम लोग क्या कहते होते हैं? इससे हम लोग कहते होते हैं बच्चों लेटस रेक्टम, नाभि लंब जिसे हिंदी में कहा जाता है. आप लोग पैराबोला में ये देख चुके हो बच्चों. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यदि देखी जाए, नाभि लंब की लंबाई के बारे में यदि बात की जाए, लेटस रेक्टम की जो दोनों एक्सट्रीमिटीज होती हैं उन्हें हम एल और एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. उन्हें हम बच्चों एल और एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एल डैश, यू से डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड एल एल डैश would be termed as length of the lateral rectum. So I am interested to know this value over here. So let me see how to proceed बच्चों. I can define lateral rectum in two ways. Either I say that the smallest focal chord, or I say the double ordinate passing through the focus, because double ordinate is any chord which is perpendicular to the axis, and particularly if this double ordinate is passing through focus, obviously that would be termed as the focal, that would be termed as the lateral rectum. Hope you are getting the things what I am telling you people. I repeat the thing बच्चों, any focal chord of smallest length is known as lateral rectum. Either you say that, or you say the double ordinate passing through focus. तो इसकी लेंथ निकालनी है. सो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एल का एक्स कोऑर्डिनेट भी ए ही होगा, एल डैश का भी ए ही होगा, बशर्ते वो फोकस ए ही कॉमा 0 से पास हो. बिकॉज वी पीपल डू हैव टू फोकस एंड टू लेटस रेक्टम विल आल्सो बी देयर. एक लेटस रेक्टम यहाँ पर आएगा और एक लेटस रेक्टम बच्चों यहाँ पर, जैसे ये एल डबल डैश आ गया, एल ट्रिपल डैश आ गया. सो ऑब्वियसली दो हमारे पास में लेटस रेक्टम आएंगे. सो एक्स कोऑर्डिनेट तो बच्चों ए ही हो जाएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा चेक कर लेते चलिए. और अगर एक्स कोऑर्डिनेट, अगर ये पॉइंट एल या एल डैश फोकस एलिप्स पर लाई कर रहे हैं, अगर ये एलिप्स पर लाई कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये एलिप्स यानी दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेंगे. अगर ये पॉइंट्स एल और एल डैश एलिप्स पर लाई कर रहे हैं, तो ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बच्चों. तो ये मैंने रख दिया ए ई कॉमा 0. अब यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और बचेगा ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों. y की वैल्यू आपको मिलेगी क्या? y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस बी इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. यही कुछ आएगी. किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये आ गई आपके पास में y कोऑर्डिनेट. आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. ई स्क्वायर को RHS पर ले जाइए, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. और बच्चों आपको पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू मैं अगर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखता हूं, तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होगी मैथमेटिकली. तो चलिए साहब मैं ये यहाँ रख देता हूँ. यहाँ रखूंगा बच्चों, तो यहाँ प्लस माइनस बी तो ऑलरेडी है, और 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या लिखा मैंने? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. रूट ले लूंगा बच्चों, तो रूट लूंगा तो ये प्लस माइनस बी अपनी जगह पर है, बी स्क्वायर का रूट बी और ए स्क्वायर का रूट ए, और इस तरीके से ये आपके पास में आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए मतलब एक का y कोऑर्डिनेट है ये, तो दूसरे का y कोऑर्डिनेट होगा ये. एक का y कोऑर्डिनेट है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो दूसरे का y कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों वो क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. होप यू आर गेटिंग द थिंग. आई रिपीट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एनी कॉर्ड passing to focus is known as focal chord, and if it is of smallest length then it is termed as lateral rectum. Otherwise you also say that the double ordinate passing to the focus of the ellipse. Now x coordinate will remain same as that of this bachcha, because this line, this chord is perpendicular to x axis, so it is at equal distance at all the points on this chord will be equal distant away from the y axis. So if this distance is a, naturally this distance will also fall as a again here. सो एक्स कोऑर्डिनेट को ये रख दिया, वाई कोऑर्डिनेट को आप निकालेंगे तो आपके पास में बच्चों एक प्लस लेकर और एक माइनस लेकर, एक आपके पास में वाई कोऑर्डिनेट आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए.
सो ये आपके पास में y कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों। तो दोनों अब डबल ऑर्डिनेट की अगर आप सॉरी इसकी लेंथ निकालें तो ऊपर तक की डिस्टेंस है बच्चों ये b स्क्वायर अपॉन a और नीचे की डिस्टेंस है बच्चों माइनस b स्क्वायर अपॉन a। सो कुल मिलाकर जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगी यानी कि नाभि लंब की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी बच्चों 2b स्क्वायर अपॉन a। भाई ये b स्क्वायर अपॉन a है और ये भी b स्क्वायर अपॉन है। सम अप कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, एडिशन कर दीजिए, कुल मिलाकर ये आएगी। होप ये बात आपको समझ में आई है बच्चों। तो ये लेटस रेक्टम की लेंथ आई है यानी कि नाभि लंब की लंबाई आई है। चलिए हम लोग इसे आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोग इसे जरूर से बच्चों कॉपी कर लीजिए। तो आपने जो भी कुछ पढ़ा है बच्चों इसके ऊपर एक काम करते हैं, एक छोटा सा सम कर लेते हैं ताकि सब चीज़ एक बार वापस से रिकॉल हो जाएंगी। चलिए साहब आपको एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसका सब कुछ बताइए। सब कुछ से मतलब इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, एक्सेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एवरीथिंग जो जो आप कर सकते हो सब कुछ करो, वीडियो को रोक कर करिए। चलिए साहब अभी आपको यहां पर एलिप्स की जो इक्वेशन दे रखी है उससे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने से मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो आप एक काम कीजिए बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसे आप 144 से डिवाइड कर दीजिए। इसे आप 144 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी आप भाई आपने तो पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दिया। कुल मिलाकर समरी सिर्फ इतनी सी है क्योंकि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की फॉर्म। और उस पर्पज से बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करता हूं तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 यानी ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई। सम पीपल में से दैट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ए विल नॉट बी इक्वल्स टू 4 सर, ए विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। Likewise, b will not be equals to 3 sir, actually b will be equals to plus minus 3 because some of the people are also thinking in the very same way here sir, on taking square root of b square upon a we will not be getting b upon a। मैंने पूछा क्यों, बोले सर जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस लगाओगे तो आप इसमें भी प्लस माइनस b अपॉन ए लीजिए। पर बच्चों ऐसा नहीं करूंगा, मैंने प्लस माइनस b अपॉन ए क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे तकनीकी रीजन ये है कि बच्चों b एक लेंथ है और a एक लेंथ है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आप यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे बच्चों। बी लेंथ वो पॉजिटिव है, ए लेंथ वो भी पॉजिटिव है, देयर रेशो विल बी पॉजिटिव इफ आप इसको प्लस लेते, लेकिन अगर आपने आगे माइनस ले दिया तो फिर तो बच्चों ये दो लेंथ अपने आप में पॉजिटिव तो उनका रेशो कभी नेगेटिव कैसे हो सकता है। और स्क्वायर रूट लेने का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लेने का। स्क्वायर रूट लेने का मतलब होता है बच्चों मॉडुलस निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताना। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। सो यहाँ पर इसीलिए आप लोग प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि बी स्क्वायर का रूट एज सच अगर बी स्क्वायर का रूट बोलता तो वो बिल्कुल बोलता मैं प्लस माइनस बी होगा। लेकिन बात यह है ना बच्चों की बी यहाँ पर पर्टिकुलरली एक लेंथ है, एक लंबाई है और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, सदैव 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 धनात्मक होती है। इतनी सी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात है बच्चों, इसीलिए आप लोगों ने केवल प्लस वाली वैल्यू लिखी क्योंकि रेशो भी पॉजिटिव रहेगा तभी जब बी और ए दोनों पॉजिटिव हैं, वो तो है ही सी, तो इसीलिए ये पिक्चर बनेगी। चलिए एनीवेज, सो ए की वैल्यू 4 आ गई बच्चों और बी की वैल्यू 3 आ गई। मैंने रेशो जब रूट लिया तो मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक्सेंट्रिसिटी निकालते हैं। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिए बच्चों, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। भाई ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, सो ए की वैल्यू बी से बड़ी है। सो रिलेशन बच्चों इन दोनों में बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। हालांकि किसी किसी के जहन में ये आ सकता है सर ये ऐसा क्यों आएगा, ये रिलेशन कहाँ से आया, तो वो थोड़ा सा मुझे और बेसिक लेवल पर जाना पड़ेगा और अभी मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, वरना ये रिलेशन कहाँ से आया ये भी हम समझ सकते हैं। ये एलिप्स की इक्वेशन अगर ऐसी होती है तो फिर वो एलिप्स वैसा ही क्यों ड्रॉ होता है, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, कोई भी हमें बच्चों कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है तो हम बहुत आसानी से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभार आसानी से नहीं भी कर सकते हैं,
भाई कहाँ उस फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, कहाँ डिक्रीजिंग होगा, कहाँ कॉनकेव होगा, कहाँ कॉन्वेक्स होगा, ये सब बातें समय के साथ साथ हम लोग सीख जाते हैं। खासतौर पे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ लेते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो हमें किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बनाने में काफ़ी सहूलियत हो जाती है। फिर हम उसकी कॉनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी, इंक्रीजिंग नेचर, डिक्रीजिंग नेचर, सब चीज़ें कर सकते हैं। ये अभी हमने जो एलिप्स बना दिया, हमने डायरेक्ट बना दिया, हमने पैराबोला को डायरेक्ट बना दिया, तो वो जो बना दिया बच्चों, वो क्यों बना, कैसा बना, ये सब चीज़ें करी जा सकती है, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। मैं डायरेक्टली ये रिलेशन पर आ रहा हूँ बच्चों। बी स्क्वायर की वैल्यू है 9, ए स्क्वायर की वैल्यू है 16। भाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा सेम वाला रहता है। बस वो लॉजिक आपको लगाना है, उस लॉजिक से आपका काम हो जाता है एक्चुअली। उस लॉजिक से ये आपके पास में रिलेशन भी डिराइव हो जाएगा, या ये रिलेशन यूज करके आप लोग एलिस की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों अपने आप में जिसको बोले इंटर कन्वर्टिबल है। यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन डिराइव दिस रिलेशन। सो ये आपके पास होगा बच्चों बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये, तो अब आपके पास में है 9/16 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और फिर आप ई स्क्वायर को लिखेंगे कुछ ऐसा 1 माइनस 9/16, सो ये हो गया 7/16, और इसका रूट हो जाएगा रूट 7/4। होप मैंने सही किया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। भाई 9/16 आया, ई स्क्वायर को इधर लेकर 1 माइनस 9/16, 7/16, ई की वैल्यू रूट 7/4। सो ये आपके पास में इसकी उत्केंद्रता आ गई। यहाँ पर भी मैंने प्लस माइनस नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस का रेशो है जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। भाई वो रेशो 1 से कम होगा वो एक अलग बात, बट रेशो विल रिमेन पॉजिटिव बिकॉज इट इज द एक्सेंट्रिसिटी इज नथिंग बट द रेशो ऑफ टू डिस्टेंसेस, and both the distances are naturally positive, so the ratio comes out to be a positive quantity बच्चों। चलिए, सो ये आपके पास में बच्चों एक्सेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता की गणना हो गई। अब बारी आती है बच्चों इसका सेंटर। तो इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर जो है बच्चों उसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा बच्चों ओरिजिन, और फिर यहाँ पर इसके जो वर्टाइसेस हैं, एक वर्टेक्स होगा बच्चों ए जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0। डायग्राम मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, तो उस बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ए की वैल्यू है 4, तो ए का आएगा 4, 0, और इसी तरह से ए डैश वो होगा बच्चों -a, 0, सो दैट इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों -4, 0। ये आ गया आपके पास में, और उस बेसिस पर बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घाक्ष की लंबाई जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कि होती है 2a, विच विल बी इक्वल्स टू 2 × 4, दैट इज ऑफ 8 यूनिट्स। लाइकवाइज बच्चों माइनर एक्सिस पर जो एंड्स थे उनके कोऑर्डिनेट्स को आप लिखते थे 0, b, सो दैट आई कैन से इट इज 0, 3, और बच्चों b डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों 0, -b, दैट इज 0, -3। एंड व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बच्चों? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जिसे हिंदी में लघु अक्ष में कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा बच्चों, जिसकी लेंथ होती है 2b, विच इज इक्वल्स टू 2 × 3, मतलब कि 6 यूनिट्स बच्चों। अभी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस निकालिए, इसका हाफ कर देंगे दोनों का, तो बच्चों वो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस आएंगी। एंड देयर आफ्टर उसके बाद में आपके पास मेजर एक्सिस आ गई, माइनर एक्सिस आ गई। फिर बच्चों आप इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घाक्ष के समीकरण बच्चों, मेजर एक्सिस की इक्वेशन जो कि होती है एक्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन ऑब्वियसली y = 0 होगी। एंड लाइकवाइज बच्चों इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई जो कि होगी y एक्सिस, और जिसकी इक्वेशन ऑब्वियसली x = 0 हो जाएगी। मेजर एक्सिस की इक्वेशन आ गई, माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ गई, एंड देयर आफ्टर अब आपको क्या करना है बच्चों? हाँ, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चों, यानी कि नियताओं की समीकरण जो कि होगी x = ±a/e, x = ±a/e, ये इनकी इक्वेशन होती है। तो x और a की वैल्यू है बच्चों 4, और e की वैल्यू है √7/4, सो दैट x = आएगा ±16/√7। ऑब्वियसली दो है आपके पास में, इसलिए उनकी दो इक्वेशंस आएंगी। एंड देयर आफ्टर इट कम्स टू
लेटेस्ट सेक्टर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर जिसे हम लोग एल डैश से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं बच्चों, वो होती है 2b² अपॉन ए। और ये कैसे आई आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। b² की वैल्यू आप डायरेक्टली रख दीजिए और a की वैल्यू है 4। सॉल्विंग दिस विल गेट अस बच्चों 9/2 यूनिट्स। सो ये आपके पास में जो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आ गई। और उसके बाद में अच्छा फोकाई भी आपको निकालने होते हैं बच्चों। यहाँ 2 फोकस होते हैं, तो एक फोकस होता है बच्चों AE,0 और दूसरा होता है बच्चों -AE,0। तो प्लस माइनस A की वैल्यू 4 और E की वैल्यू बच्चों √7/4,0 एंड सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों √7,0। सो व्हाट इज दिस, ये आपके पास में नाभि आ गई। अब आपके पास में दोनों फोकस आ चुके हैं बच्चों, तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ दिस। सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकाई होगी 2√7। बस सिंपल सी बात है बच्चों, √7,0 और -√7,0 से आपके पास में आ जाएगी। और उसके बाद में फिर अगर आपको क्या निकालनी हो, आपको निकालनी हो बच्चों आपके साहब फोकल डिस्टेंस, तो उसके लिए तो आपको एलिप्स पे कोई पॉइंट आपको गिवन होगा। अगर जब आपको एलिप्स पे कोई पॉइंट गिवन होगा तभी जाकर आप फोकल डिस्टेंस निकाल पाएंगे। भाई किसी भी पॉइंट की अगर आपको फोकल डिस्टेंस निकालनी है तो एलिप्स पर पॉइंट आपको गिवन होना चाहिए, उससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। एक डिस्टेंस आती है a + EX और एक डिस्टेंस आती है बच्चों a - EX। होप आप लोगों ने ये जो छोटा सा हल्का सा सम था ये वीडियो को रोक करके कर भी लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और मेरे ख्याल से बचाओ तो आप कर लो, मैंने तो इतना करा दिया बच्चों। चलिए तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखिए अभी हम लोगों ने ये जो सारा काम किया है, बच्चों, ये कौन से एलिप्स के लिए किया है? ये हमने हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो एलिप्स की हमारे पास है बच्चों, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 के लिए हमने किया। अब मैं यही इक्वेशन के लिए मैं काम करूं, लेकिन तब जब b की वैल्यू a से बड़ी हो। अभी मैंने ये सारा काम किसके लिए किया? व्हेन a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू ग्रेटर देन b, उसके लिए मैंने किया। लेकिन अगर मैं यही सारा काम किसके लिए करूं बच्चों, b ग्रेटर देन a, तो फिर पिक्चर कैसे बनेगी? जो एलिप्स बनेगा बच्चों, पहले तो मैं वो बता दूं आपको। इस केस में जो एलिप्स बनेगा ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। इस केस में जो एलिप्स बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा। एलिप्स दिखने में कुछ ऐसा रहेगा और ये होगा एलिप्स का सेंटर C, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0 और ये इसके एंड्स बच्चों A और A'। आप A और A' जो इसके एंड्स हैं अगर उन्हें फाइंड आउट करेंगे तो x एक्सिस है बच्चों वो, तो सीधी बात है कि x एक्सिस है। तो कुल मिलाकर एक छोटी सी बात ये रहेगी कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे तो a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a,0 और a' के आ जाएंगे बच्चों -a,0। ठीक इसी तरह से b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो 0,b आएंगे, b' के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बच्चों तो वो 0,-b आएंगे। इस तरह से कुछ बच्चों। अब यहाँ पर 2 फोकस आएंगे, एक फोकस आएगा बच्चों S, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग 0,b प्रूव कर सकते हो और दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों 0,-b। 2 डायरेक्ट्रिक्स आएंगी बच्चों। एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y = b/e और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी बच्चों y = -b/e। सो ये कुछ पिक्चर बनेगी और ये जो पिक्चर बनेगी इसी पिक्चर के बेसिस पर हम लोग लिख लेते हैं। चलिए क्या क्या हमें यहाँ पर मिलेगा। भाई एलिप्स की इक्वेशन क्या है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 वही है, लेकिन यहाँ पर इस बार कंडीशन ये लग गई कि साहब b की वैल्यू a तो वड्डी हैगी। जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भाई b ਦੀ वैल्यू a तो वड्डी आवे तो की करना सानू? सब तो पहली गल तो यह है भाई इत्थे रिलेशन जड़ा लगना है वो रिलेशन है भाई a² = b² इंटू 1 - e²। भाई पिछला वाला जड़ा एलिप्स देखा सी असी उनके रिलेशन की सी b² = a² इंटू 1 - e²। हुन रिलेशन की आ गया भाई साढ़े को a² = b² इंटू 1 - e²। आप सोच रहे होंगे सर में बीच में अलग अलग आत्माएं आ जाती हैं भैया। अब खून पंजाबी है तो कहीं ना कहीं तो पंजाबी दिखनी चाहिए ना, लगना तो चाहिए पंजाबी है, वरना क्या मालूम पड़ेगा साहब। तो चलिए साहब, सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, उसके बाद हम पंजाबी हैं। चलिए मैं वापस से आगे बढ़ूँ बच्चों। हाँ,
कि आपको ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और शायद हम भारतीय होने से भी पहले इंसान हैं, ये डाउटफुल है। चलिए अभी अब वापस से रिलेशन पर आते हैं बच्चों। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिलेशन है। और आपके पास में बच्चों वही ई की वैल्यू फिर वही किसी पिटी सी बात है बच्चों 1 से कम होगी। और फिर बच्चों यहां पर यदि आप मेजर एक्सिस देखें, यहां पर मेजर एक्सिस देखें बच्चों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या बच्चों, देखिए दो एक्सिस होती हैं, जहां पर ज्यादा लेंथ होगी, जहां पर ज्यादा लेंथ होगी बच्चों वो कहलाएगी मेजर एक्सिस। और इस बार आपको डायग्राम को देखकर समझ में आ रहा है कि मेजर एक्सिस जो है बच्चों वो बी बी डैश वाली है, वाई एक्सिस वाली है, एंड दिस डिस्टेंस इज बी एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो बी, सो टोटल डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू बी प्लस बी, दैट इज 2b. Yes. If you talk about the length of a semi-major axis, then I would see that this is equals to nothing but b. And what about the length of minor axis? बच्चों दीर्घाक्ष की लंबाई तो आप क्या कर चुके हैं अभी, माइनर एक्सिस की लेंथ। माइनर एक्सिस क्या होगी बच्चों, इस बार होगी ए डैश, जो कि डायग्राम को आपको देखकर समझ में आ रहा है कि बच्चों ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो टोटल लेंथ होगी बच्चों 2a. यस, सो ये आपके पास में माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी ए। होप आपको ये बात भी खोपड़ी में आ गई है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। और उसके बाद में बच्चों सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर इस बार भी 0 0 ही होगा ऑब्वियसली। अच्छा, दो फोकाई होंगे बच्चों यहाँ पर, इस बार दो फोकाई होंगे, इस बार के पिछली बार भी दो ही फोकाई थे, लेकिन उनके कोऑर्डिनेट्स इस बार वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए 0, बी और साथ में बच्चों 0, माइनस बी। सो व्हाट डिस्टेंस यू पीपल सी, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दोनों नाभियों के बीच दूरी क्या होगी बच्चों, वो आप डायग्राम को देखकर भी समझ सकते हैं और डिस्टेंस फार्मूला भी लगाकर निकाल सकते हैं बच्चों, वो 2be आ जाएगी। और इसी तरह से बच्चों अगर हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स आ रही हैं, उनकी इक्वेशन भी आपके समक्ष लिखी है बच्चों, एक की है b/e और एक की है -b/e। Summarized way I can say their equations are given by x y equals to plus minus b/e. And what about latus rectum? Here if we talk about latus rectum बच्चों, तो latus rectum यहाँ पर ऐसा आएगा बच्चों। latus rectum क्या, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, और इस बार एक्सिस कौन है, y एक्सिस। भाई दो एक्सिस है, तो जब एक्सिस के बारे में मेंशन नहीं होगी, कौन सी एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं भाई तू, तो कौन सी एक्सिस के बारे में बात करनी, बड़ा मेजर एक्सिस के बारे में बात करनी पड़ेगी भाई। ये तो क्या करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिससे हम लोग वही सड़ी घिसी पिटी सी बात बच्चों LL डैश लिखते हैं। और इस बार यदि आप निकालेंगे बच्चों, तो ये जो दोनों आपके पास में लेटस रेक्टम के जो दोनों एंड्स आएंगे, लेट देम बी L and L डैश। सो बिकॉज दिस इज perpendicular to y-axis, so this is parallel to x-axis, so all the points on this line will be equidistant away from the x-axis. So I would say that इसका y कोऑर्डिनेट अगर BE है तो इसका y कोऑर्डिनेट माइनस बी होगा। एक्चुअली ये प्लस बी है तो ये माइनस बी होगा बच्चों। और अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, भाई y कोऑर्डिनेट को आपने BE रख दिया, यहाँ पर एलिप्स की इक्वेशन में y इक्वल्स टू BE रख दीजिए, x कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। x कोऑर्डिनेट इसका निकालेंगे बच्चों तो आएगा -a² b। एक मिनट, दोनों के y कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी बच्चों। अगर उसका BE है तो इसका भी BE होगा, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स विल बी इक्विडिस्टेंट। अभी आपने सोचा होगा कि सर बोल तो सही रहे पर लिख गलत रहे। अरे देखो भैया, ऐसा है कि अपन जो करते हैं उसी में गलती होती है, जो करते ही नहीं उसमें कभी गलती नहीं होती। भाई मैं फुटबॉल कभी नहीं खेलता, मैं कभी गलती नहीं करूंगा उसमें, तो भाविक बात है। मैं बास्केटबॉल कभी नहीं खेलता, वो मेरी हाइट को देखकर भी आप समझ सकते हो, बास्केटबॉल मुझे खेल सकती है शायद, तो बास्केटबॉल कैन डू सम मिस्टेक विथ मी, बट आई कैन नॉट डू बिकॉज आई एम द परफेक्ट प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल, बिकॉज आई डू नॉट प्ले आवर्स। यस, सो अगेन आई कम टू द सेम थिंग बच्चों की, ये BE है तो ये सारा BE होगा। सो ये भी एक्स, आप y की जगह BE रख दीजिए बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और अच्छे थोड़े कोल भाई 11 से भाई
तो क्या कर रहे हैं भाई, अभी एल डैश अगर डिस्टेंस निकाल ली जावे तो क्या आएगी 2a² अपॉन बी। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई ये आपके पास आ जाती है। और उसके बाद में भैया, उसके बाद में और कुछ निकालना बाकी है। आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होंगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होंगी बच्चों, आपके पास में दो एक्सिस है, एक है मेजर एक्सिस। सो इस बार मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है भाई, इस बार मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है जिसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0, और माइनर एक्सिस है बच्चों एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस है एक्स एक्सिस जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0। आई रिपीट बच्चों, इक्वेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बात की जाए, मेजर एक्सिस मतलब y एक्सिस, उसकी इक्वेशन ये, माइनर एक्सिस मतलब x एक्सिस जिसकी इक्वेशन ये। सो दीज आर नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। आ गई बच्चों। और उसके बाद में फिर वही बात होगी बच्चों की, पिछली बार जैसे डबल ऑर्डिनेट आप बोलते थे, इस बार डबल एब्सिसा होगी। तो डबल एब्सिसा, ये जैसे ये लाइन है बच्चों, ये डबल एब्सिसा है। तो इस बार क्या होगी, डबल ऑर्डिनेट की जगह यहाँ पर डबल एब्सिसा, तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट तो सेम आएंगे बच्चों। इस बार वाई कोऑर्डिनेट सेम आएंगे और एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट आएंगे। वाई कोऑर्डिनेट को अगर मैं के मान लेता हूँ, अगर y कोऑर्डिनेट को k मान लेता हूं तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, x² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, यही कुछ होगा। और फिर आप उधर ले जाइए, x² अपॉन a² इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस k² अपॉन b²। अब आप रूट ले लीजिए, एलसीएम एलसीएम जरा तमीज के साथ में, तो आपको तमीज के साथ में लेने पर कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों। तो एक आएगा प्लस वाला और एक आएगा माइनस वाला, और वो जगह वहां बची नहीं इतनी, मैं लिखूं या नहीं लिखूं, लिख देता हूं। चलो भैया, ऐसा नहीं हो कि आप बोलो लिखा नहीं सर ने, भाई क्या पता कौन किस बात का बुरा मान जाए, कोई भरोसा नहीं चलता आज की डेट पे भैया। इसलिए क्या है, अपना काम तो कर ही देते हैं। तो ये आपके पास में बच्चों डबल एब्सिसा आ गई है। डबल एब्सिसा मतलब दोनों जो आपके पास में एंड्स हैं वो उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों, a अपॉन बी इंटू अंडर द रूट ऑफ b² माइनस k², बट ये y कोऑर्डिनेट तो ये आएगा। सो अगर मुझे अगर द्विभुज के बारे में बात करनी हो, डबल एब्सिसा के बारे में बात करनी हो, सो डबल एब्सिसा क्या होगा बच्चों, उसकी लेंथ अगर निकालेंगे, लेंथ ऑफ डबल एब्सिसा, लेंथ ऑफ डबल एब्सिसा, सो वो क्या आ रही है भाई, वो आ रही है आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन b। एम आई करेक्ट, होप आई एम करेक्ट बच्चों। और एक और बात बच्चों, अगर आपके पास में कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो भैया किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होती है उसे बड़े बुजुर्गों ने बड़े प्यार से नाम दिया है फोकल डिस्टेंस, फोकल रेडियस। सो फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस के बारे में बात की जाए बच्चों, तो एक होगी PS और एक होगी PS डैश, डिपेंडिंग अगर वो पॉइंट एलिप्स के लोअर हाफ पार्ट में है तो वो पॉइंट S डैश के ज़्यादा क्लोज होगा, S के कम, और अगर वो पॉइंट अपर हाफ पार्ट में है तो वो पॉइंट S से कम डिस्टेंस पर होगा, S डैश से ज़्यादा डिस्टेंस पर। और PS और PS डैश की वैल्यू अगर फाइंड आउट की जाएगी तो वो क्या आएंगी बच्चों, जैसे पिछली बार क्या आई थी a प्लस EX, वैसे यहाँ पर आएगी b प्लस EY और b माइनस EY। सो कुल मिलाकर बच्चों आपके पास में एक आएगी b प्लस EY और दूसरी b माइनस EY। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए साहब, आपके पास में ये कुछ चीज़ें आई हैं और मेरे ख्याल से तो बाकी कुछ बचा नहीं है। अगर बचा हो तो फिर वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा बच्चों। मैं एक छोटा सा सम आपको देता हूं, वो आप कीजिएगा। एक छोटा सा सम मैं आपको दे रहा हूं साहब, ये लीजिए। आपको एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, 25x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 225। वीडियो को रोको और सभी बातों की गणना करो जो बातें हम लोग जनरली किया करते हैं। करिए, वीडियो को रोक करके करिएगा बच्चों। सबसे पहले आप इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पर 1 करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड पर 1 करने के लिए
राइट हैंड साइड पर 1 करने के लिए आपको बच्चों राइट हैंड साइड पर जो गिवन होगा उसी से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं 225 से। 225 से डिवाइड कर देते हैं साहब 25x² अपॉन 225 प्लस 9y² अपॉन 225 इज इक्वल्स टू 225 अपॉन 225। यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद x² अपॉन 9 बचा प्लस y² अपॉन कितना बच रहा है बच्चों, मेरे ख्याल से 25 बच रहा है। चेक कर लीजिए एक बार, एम आई करेक्ट? आई एम करेक्ट। सो यही कुछ आएगा बच्चों। आपने 9 से डिवाइड किया 25 आया, 25 से डिवाइड किया 9 आया। नाउ द सेम थिंग हैज टू बी डन, दैट इट हैज टू बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। a² इज इक्वल्स टू 9 और b² इज इक्वल्स टू 25। सो a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 5। और भैया a इक्वल्स टू 3 आ रहा है और b इक्वल्स टू 5 आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। a की वैल्यू फिर वही बात होगी, रूट लूंगा लेकिन मैं माइनस प्लस नहीं लगाऊंगा। काहे नहीं लगाऊंगा? बिकॉज यहाँ पर लेंथ है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। सो ए आ गया, बी आ गया बच्चों। सब तो पहली गल तुहानू की करना भाई, सब तो पहली गल हैगी असी एक्सेंट्रिसिटी कट देंगे। तो एक्सेंट्रिसिटी कितनी आती है भाई? इत्थे रिलेशन लगना आएगा a² इक्वल्स टू b² इंटू 1 माइनस a²। and why I'm going to put this relation? Because of the reason that the value of a is less than b बच्चों। a की वैल्यू b से कम है, a की वैल्यू b से कम है। सो ये 9, ये 16, ये 1 माइनस a²। 9 इज इक्वल टू 16 टू 1 माइनस a²। अभी आप 9/16 कर देंगे। ओ क्या कर रहा हूं मैं भाई? 16 कहां से आएगा? यहाँ पर 25 आ रहा भाई a² दी वैल्यू 9 हैगी तो b² दी वैल्यू 25 हैगी भाई। ये तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। और 9/25 इज इक्वल टू 1 माइनस a²। अभी आप रूट ले लेंगे तो नहीं, पहले तो आप e² को इधर ले आइए। e² को इधर लाओगे बच्चों तो 1 माइनस 9/25 आपके पास में कुछ ऐसा ही आएगा बच्चों। 1 माइनस 9/25 सो दैट e² की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16/25 सो दैट e की वैल्यू बच्चों 4/5। एंड हियर अगेन आई एम नॉट टेकिंग माइनस प्लस और प्लस माइनस बिकॉज eccentricity is nothing but the ratio of distances which is obviously positive। e की वैल्यू बच्चों 4/5 आई। e की वैल्यू 4/5 आ गई आपके पास में। केंद्रता का मान 4/5 आ गया जो कि एक रेशो है, भैया। तो e की वैल्यू आ गई आपके पास में क्या? 4/5 e की वैल्यू आ गई बच्चों। अब आपको क्या क्या निकालना है? अब आपको जो भी कुछ निकालना है अपने काम करते हैं, यहाँ रख के मैं एज इट इज पुट करते जाते हैं और हो जाएगा। एक्सेंट्रिसिटी आ गई। अभी माइनर सबसे पहले मेजर एक्सिस के लेंथ जो कि है 2b और b की वैल्यू आप देखिए बच्चों 5 है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स और b की वैल्यू बच्चों 5 यूनिट्स। लाइकवाइज अगर मैं माइनर एक्सिस की लेंथ के बारे में बात करूं तो वो होगी 2a और 2a और a की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है बच्चों यहाँ पर 3 है। सो दिस वुड बी नथिंग बट 6 यूनिट एंड दिस वुड बी ऑफ कोर्स 3 यूनिट। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो यही होंगे बच्चों। रही बात फोकाई के कोऑर्डिनेट्स तो 0 प्लस माइनस BE और e की वैल्यू 0 प्लस माइनस b। अभी b की वैल्यू कितनी? b की वैल्यू है बच्चों 5 और e की वैल्यू है बच्चों 4/5। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों 0, प्लस माइनस 4। भाई यहाँ पर 5 से 5 क्यों हो रहा है? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास में फोका आ गए। और बच्चों दोनों फोकाओं के बीच की डिस्टेंस तो वो 2 है, b की वैल्यू 5 है और e की वैल्यू 4/5 है। सो 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 4 जा 8। ये लेंथ आ गई बच्चों, लेंथ डिस्टेंस आ गई दोनों फोकाई के बीच। और उसके बाद में क्या? दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल्स टू प्लस माइनस b की वैल्यू 5 है और e की वैल्यू 4/5 है। और इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये प्लस माइनस 25/4 आ जाएगी। प्लस माइनस 25/4 आ गई। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो ये है 2 और a² चा मान 9 आहे भाई और b चा मान 5 आहे।
सो 2 9 जा 18/5 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आहे। और मेजर एक्सिस यहाँ पर y एक्सिस है, माइनर एक्सिस बच्चों x एक्सिस है, तो वो आपके पास में आ गई। और बची बात बच्चों, अगर मुझे फोकल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है, यदि मुझे क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों, फोकल डिस्टेंस, जिससे हम बोलते होते हैं नाभि दूरी, नाभि त्रिज्या, तो वो तो डिपेंड करेगा आपको, जब तक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं देंगे तब तक आप वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, आप बता नहीं पाओगे। ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, कर भी लिया होगा आप लोगों ने, कोई छोटा मोटा काम नहीं, छोटा बड़ा काम नहीं था, छोटा सा काम था, छोटा मोटा काम था, यूं कह दिया जाए तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए मैं अब आपको यहां पर एक छोटी सी बात और बताता हूं बच्चों। देखिए अभी आपने देखा कि एलिप्स कोई भी हो, फिर भले वो उसकी मेजर एक्सिस बच्चों एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, आप एलिप्स कोई भी लीजिए, दोनों में से एक्स एक्सिस वाला लीजिए, तो उस केस में फोकल डिस्टेंस जो आ रही है आपके पास में, भाई फोकल डिस्टेंस आ रही है एक a प्लस ई एक्स और एक है a माइनस ई एक्स। भाई एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस आपके पास में ये है। एक डिस्टेंस आपके पास में a प्लस ई एक्स है, दूसरी डिस्टेंस a माइनस ई एक्स है। आप ऑब्वियस सी बात है, भाई मैंने बता चुका हूं कि एलिप्स का वो जो पॉइंट है वो राइट हाफ पार्ट पे है या लेफ्ट हाफ पार्ट पर है। अकॉर्डिंगली एक डिस्टेंस प्लस आएगी और एक डिस्टेंस माइनस आएगी, जिससे दूर होगा उससे प्लस और जिससे पास होगा उसके माइनस। सो ये आपके पास में आएगी। सो अगर आप इन दोनों डिस्टेंस का सम निकालें, इन दोनों डिस्टेंस का सम निकालें, यदि आप इन दोनों डिस्टेंस का सम निकालते हैं बच्चों, एक फोकल, दोनों फोकल डिस्टेंस, दोनों फोकल रेडियस का सम यदि आप निकालते हैं तो वो 2a आएगा। जोड़ लीजिए आप, 2a आ रहा है बच्चों। और 2a जो है ये पूरी तरह से क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। 2a पूरी तरह से कांस्टेंट क्वांटिटी की नियत राशि है 2a एक कांस्टेंट क्वांटिटी। भाई देखिए x वेरिएबल था, a कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। जो आपके पास में ये जो दो फोकल डिस्टेंस आ रही हैं, ये जो दो फोकल डिस्टेंस आ रही हैं, ये दो फोकल डिस्टेंस में a कांस्टेंट है। ऑफ कोर्स अलग अलग एलिप्स का a अलग अलग होगा, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर गिवन एलिप्स बच्चों, मैं एलिप्स पर ये पॉइंट, ये मैंने कोई एलिप्स लिया, ये मैंने कोई एलिप्स लिया साहब। अब इस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कि एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है। भाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका 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 अलग होगा। सभी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी के एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसका, सभी के एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है सभी के वाई कोऑर्डिनेट भी नेचुरली डिफरेंट है। लेकिन एलिप्स का जो ए है वो है, एलिप्स का जो ई है वो है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। भाई ए में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, ई में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, तो वो तो कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल कुछ है तो वो क्या है बच्चों, एक्स। सो अलग अलग पॉइंट का एक्स अलग अलग होगा, तो अलग अलग पॉइंट की ये फोकल डिस्टेंस होगी, ये अलग होगी, लेकिन दोनों फोकल डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट है। कितना है, 2a। दोनों फोकल डिस्टेंस का जो सम है बच्चों, इन दोनों का जो योग है वो तो नियत बना हुआ है। कितना बना हुआ है वो, 2a बना हुआ है। अगर आप एलिप्स ये वाला नहीं लेते हुए माइनर वाई एक्सिस वाला लेते हैं, सो आपको जो फोकल डिस्टेंस मिलेंगी, एक मिलेगी बच्चों b प्लस ई वाई और एक मिलेगी बच्चों b माइनस ई वाई। और ऑब्वियसली अलग अलग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, वाई कोऑर्डिनेट अलग होगा, लेकिन b और e तो सबके लिए सेम है। सो बच्चों अगर इन दोनों डिस्टेंस का अगर मैं सम निकाल कर यहाँ पर भी देखता हूँ, सो ये माइनस प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, वो 2b आएगा जो कि अपने आप में कांस्टेंट है। सो कुल मिलाकर बच्चों एलिप्स पर डिफरेंट पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, वाई कोऑर्डिनेट अलग है। ऑब्वियस सी बात है, एलिप्स पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाए कर रहे हैं। एलिप्स पर कितने पॉइंट्स लाए कर रहे हैं भाई, नेचुरल सी बात है एलिप्स पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाए कर रहे हैं। एलिप्स पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाए कर रहे हैं और हर पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, लेकिन हर पॉइंट की एक विशेषता है। क्या, हर पॉइंट की विशेषता यह है कि हर पॉइंट कि दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम है वो कांस्टेंट है। दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है, मैं फिर बोल रहा हूं भाई, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अलग है। सो एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, सो ये डिस्टेंस अलग, एक पॉइंट के लिए अलग कुछ होगी, दूसरे पॉइंट के लिए कुछ होगी, क्योंकि एक्स बदल रहा है, ए कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, लेकिन एक्स बदलने से ये डिस्टेंस बदलेगी, ये डिस्टेंस बदलेगी, लेकिन दोनों का सम हमेशा 2 आएगा। वैसे यहाँ पर 2 भी आएगा बच्चों। सो एलिप्स की बच्चों यही अपने आप में एक और डेफिनेशन है।
एलिप्स की अपने आप में एक और डेफिनेशन है बच्चों कि अगर किसी प्लेन में कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे, अगर किसी प्लेन में कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसी प्लेन में उसकी दो फिक्स्ड पॉइंट, उसी प्लेन में उसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहे। भाई ये कोई पॉइंट मूव कर रहा है, कभी पी पर था, कभी पी डैश पर आया, कभी पी डबल डैश पर आया, कभी पी ट्रिपल डैश पर आया, कभी बच्चों पी फोर डैश पर आया। जब ये पॉइंट मूव करेगा तो उसकी एस से डिस्टेंस चेंज होगी, एस डैश से डिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन वो ऐसे मूव कर रहा है कि इन दोनों से जो डिस्टेंस का सम है वो कांस्टेंट है। भाई पॉइंट मूव कर रहा है, कभी पॉइंट यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है। अब जब ये पॉइंट मूव करेगा तो उसकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस चेंज होगी। भाई पॉइंट उठ के यहां से यहां पहुंचा, डिस्टेंस चेंज हो गई, लेकिन दोनों से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट है। सो अगर बच्चों कोई पॉइंट किसी प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि उसके किन्हीं दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, तो उस पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं बच्चों एलिप्स। उस पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं बच्चों एलिप्स। सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, व्हेन अ पॉइंट इज मूविंग इन अ प्लेन सो दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इन सेम प्लेन इज कांस्टेंट, देन लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज नोन एज बच्चों एलिप्स। उस पॉइंट के लोकस को, उस बिंदु के बिंदु पथ को हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। और वो जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट दे रखे हैं, वो दोनों फिक्स्ड पॉइंट होंगे बच्चों उसकी फोकाई, वो दोनों फिक्स पॉइंट कहलाएंगे बच्चों उसकी फोकाई। और वो जो कांस्टेंट सम आ रहा है बच्चों, जो डिस्टेंस का सम है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट सम किसके बराबर है बच्चों? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ध्यान दीजिए, इस वाले एलिस में मेजर एक्सिस की लेंथ 2 थी और इस वाले मेजर एलिस में मेजर एक्सिस की लेंथ 2 भी थी। इस एलिस में मेजर एक्सिस की लेंथ 2 थी और इस एलिप्स में मेजर एक्सिस की लेंथ 2 भी है। सो आई रिपीट द थिंग बच्चों, व्हेन अ पॉइंट इज मूविंग इन अ प्लेन सो दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, द लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज नोन एज बच्चों एलिप्स। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। वो जो फिक्स पॉइंट है आपको जो गिवन है, जिनसे डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट है। भाई सम किन से कांस्टेंट है? ये डिस्टेंसेस किससे लिए आपने? फोकस से लिए ना। तो वो जो दोनों फिक्स पॉइंट है वो एलिप्स की फोकाई होंगी और वो जो फिक्स्ड आपके पास में सम आ रहा है वो बच्चों उस एलिप्स की मेजर एक्सिस होगी। मैं इस पर एक सम कराता हूं, पर पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि एलिप्स इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेनिंग कांस्टेंट, देन locus of that point is known as ellipse. Those fixed points are known as foci of the ellipse, and that fixed sum is equals to length of major axis of the ellipse. ये पहले कर लीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद में बच्चों एक प्रॉब्लम लिखेगा, determine locus of a point. Determine locus of a point which is moving in plane. Determine locus of a point which is moving in xy plane so that its distances, so that sum of its distances from point 4 comma 0 and minus 4 comma 0 always remains 10. So that sum of its distance from point 4 comma 0 and minus 4 comma 0 always remains 10. Find locus of that point बच्चों। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए, आपको एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट का लोकस बताना है, एक्स वाई प्लेन में आपको किसी पॉइंट का लोकस बताना, जबकि ये गिवन है कि उस पॉइंट की इससे और इससे डिस्टेंस का सम हमेशा 10 बना रहता है। सो हम एक काम करते हैं बच्चों, जिसका लोकस बताना है उसे मैं मान लेता हूं एक्स वाई, मान लिया। अब उसकी पॉइंट 4 कामा 0 से डिस्टेंस क्या होगी? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? एक मिनट, मैंने पॉइंट ये ले लिया बच्चों, उसकी पहले वाले पॉइंट से डिस्टेंस ये और दूसरे वाले पॉइंट से डिस्टेंस ये। भाई पहले पॉइंट से डिस्टेंस निकाली वो ये आई, दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकाली वो ये आई, और इन दोनों डिस्टेंस का सम कितना है? 10। यही है बच्चों, मैंने कोई पॉइंट P मान लिया जिसकी इससे डिस्टेंस ये होगी, इसकी डिस्टेंस इससे ये होगी, और जो इनसे डिस्टेंस का सम कितना गिवन है? 10। ये एक बात है बच्चों, ये आपको मालूम है। अब आप एक काम कीजिए, आपके पास में ये है, अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसमें इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? भाई पहली वाली जो डिस्टेंस है वो है x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहली वाली डिस्टेंस ये, प्लस ये आपके पास में x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये पहली वाली डिस्टेंस, और दूसरी वाली डिस्टेंस जो आपके पास में है x प्लस 4 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लीजिए इज इक्वल टू, क्या करेंगे भैया, ये आपके पास में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या साहब, हमारे पास में एक सेकेंड, हाँ ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर, नहीं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ कर दिया भैया। आपको मैंने पूछा कि ऐसे किसी पॉइंट का लोकस बताइए जिसकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। किसी ऐसे पॉइंट का लोकस बताइए जिसकी इन दोनों से डिस्टेंस का सम हमेशा इतना बना रहता है। तो आपने वो मान लिया। अब जो गिवन था भाई, आपको ये गिवन था कि उसकी 4,0 से डिस्टेंस और -4,0 से डिस्टेंस का सम हमेशा इतना बना रहता है। तो आपने ऐसा सपोज कर लिया, आपने जो ये लिखा था बच्चों, इसमें इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और फिर इसका आपने जो था दूसरे माइनस वाले का मल्टीप्लाई दोनों बाजू कर दिया। अब आप यहाँ पे करेंगे बच्चों तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ रूट हट जाएगा, और बच्चों रूट हट जाने के बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 8x और यहाँ पर भी आएगा 8x। सो वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड पर बच्चों 16x और राइट हैंड साइड पर बच्चों 10 का स्क्वायर 100, और फिर ये आपको x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या x एक मिनट, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया है, क्योंकि x इसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 8x प्लस 8x 16x, ये पिक्चर बनेगी। और उस बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, और 16x से हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 8x, 16 से इनफैक्ट 8 से चला जाएगा ना, ये कि नहीं 4 से जाएगा, 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम्स, सो 4x अपॉन 25। इससे आप इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपके पास में ये आएगा, फिर वापस से आप स्क्वायर कर लेंगे और आप इत्मीनान से हल कर लीजिए बच्चों, आप इत्मीनान से इसको हल कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर करना पड़ेगी जब इन दोनों को ऐड करेंगे। एक्चुअली आपने क्या करा, ये जो दोनों इक्वेशन आई बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, जस्ट गो फॉर एडिंग दिस टू इक्वेशन सो दैट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, इज इक्वल टू बच्चों 10 प्लस 4x अपॉन 25, स्क्वायर कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास में आ जाएगा। तो ये तो वो ट्रेडिशनल मेथड हो गई जो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब से आपने पढ़ना शुरू करी थी तब से आप पढ़ते आ रहे हो, यूँ कहूँ बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये तो कोई ज़्यादा कठिन काम था नहीं, वही तरीका था जो हम करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग दूसरा लॉजिक लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा एलिप्स इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट रेशियो सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इन सेम प्लेन इज कांस्टेंट। तो और वो दोनों फिक्स पॉइंट जो है वो क्या है बच्चों, उसके फोकाई हैं। सो ये दोनों पॉइंट जो हो गए बच्चों वो क्या हो गए, उसके एक तरह से फोकाई हो गए, क्योंकि आपको कोई पॉइंट ऐसा दे रखा है जिसके इन दोनों से डिस्टेंस का सम हमेशा ही है। सो आपने जो है साहब ये दोनों फोकाई हो गए, मतलब एक एस हो गया और एक एस डैश, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए साहब 4,0 और -4,0। सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों ए, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए, तो ए की वैल्यू हो गई 4। भाई एक फोकस होगा AE, 0 और एक होगा -AE, 0, सो दैट आई कैन से AE की वैल्यू 4 हो गई। और वो जो कांस्टेंट सम आता है भाई, जैसे इस बार वो सम जो कांस्टेंट है वो 2a के बराबर है, तो वो कांस्टेंट सम जो होता है वो बच्चों वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है, और इससे यह आ गया, और a की वैल्यू इससे आपके पास में 5 आ गई, a की वैल्यू 5 रख देंगे। सो आपको e की वैल्यू आप इत्मीनान से हल कर लीजिए बच्चों, 4/5 आ जाएगी। e की वैल्यू 4/5 आ गई, e की वैल्यू 4/5 आ गई बच्चों। तो e की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो b स्क्वायर की वैल्यू कटो भाई, b स्क्वायर की वैल्यू होंगी हैगी a स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हैगी भाई, a स्क्वायर की वैल्यू तुसी कटोगे, ए तुहाडे कोल ए आ गया हैगा 16/25, सो दैट b स्क्वायर की वैल्यू 9 आपके पास में बच्चों, b स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी बच्चों x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लीजिए, आप पिछली वाली मेथड से करके देखिए बच्चों, आपने होप करके देखा भी होगा, यही आंसर आएगा। जो भी आपके पास में आएगा उसको आराम से सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। पर ये कितना छोटा तरीका था, ये बड़ा छोटा तरीका था बच्चों, कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके किन्हीं दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, तो उस पॉइंट का लोकस कहलाता है बच्चों एलिप्स। उस पॉइंट का लोकस कहलाता है एलिप्स। वो पॉइंट और वो दोनों फिक्स पॉइंट उस एलिप्स के फोकाई होते हैं, और वो फिक्स्ड सम जो होता है वो मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। तो वो लॉजिक लगाकर मेरा काम, मैंने ये तो आपको समझाने के लिए इतना काम भी किया है, वरना तो ये सारा काम जो है दिमाग में ही चलता है, मैनिपुलेशन सारा, कैलकुलेशन सारा दिमाग में हो जाता है। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं इसी से संबंधित थोड़ी सी और आगे बात बताता हूँ बच्चों। आपने क्या बोला कि एलिप्स एक ऐसा, अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसके दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, तो वो उस पॉइंट का लोकस कहलाता है बच्चों एलिप्स। और इसी बेसिस पर हम लोग एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एलिप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, इत्मीनान से समझिएगा, और आप ये करके देख सकते हैं। कुछ लोगों को एक्टिविटीज में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, साइंस एक्टिविटीज, फिजिक्स एक्टिविटीज, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी की भी शायद, तो एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट रहता है भैया। हो सकता है और भी सोशल एक्टिविटीज, तो सोशल एक्टिविटीज के नाम पर कई लोग सोशल वेबसाइट खोल लिया करते हैं, तो सॉरी, तो मैं उसी बेसिस पे बताता हूँ हाउ वी कैन ड्रॉ एनी एलिप्स। बहुत प्रिसाइज एलिप्स बनेगा, बहुत अच्छा एलिप्स बनेगा। आप क्या कीजिए बच्चों, आप एक कार्डबोर्ड पर, आप एक पेपर, आप एक ड्राइंग शीट को एक कार्डबोर्ड पर रख दीजिए। रख दिया आपने, ये आपकी एक ड्राइंग शीट है, और इसके ऊपर मैंने क्या करा, मैंने ड्राइंग शीट ले ली, या एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसके ऊपर मैंने ड्राइंग शीट ले ली भैया। और ड्राइंग शीट पे मैं क्या करता हूँ, मैं दो पिन ठोक देता हूँ, दो मैं उसके ऊपर कील ठोक देता हूँ या दो पिन ठोक देता हूँ। मैंने दो पिन ठोक दी भैया, ठोक दी। एक पिन मैंने यहाँ पर ठोक दी और एक पिन मैंने यहाँ पर ठोक दी। इन दोनों पिन्स को मैंने नाम दे दिया एस और एस डैश, नाम दे दिया भैया। आपके पास में एक ड्राइंग शीट है, उस पर आपने दो पिन ठोक दी साहब। अब क्या करो, आप इनके बीच में एक धागा बांधो, आप इनके बीच में एक धागा बांध दो, और धागा कुछ ऐसा बांधो कि धागे की जो लंबाई है वो इन दोनों पिनों के बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा हो। ऑब्वियसली आप जो धागे की लंबाई है वो इन दोनों पिनों से कम तो नहीं कर सकते। आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई ऐसी स्ट्रिंग जो दोनों कीलों पर बांधी गई हो और उसकी लेंथ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से भी कम हो। इज दैट प्रैक्टिकली फिजिबल? नेवर। भाई मैं किसी धागे को इन दोनों पिनों पर बांध रहा हूं और उसकी लेंथ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से कम है, ये तो कभी प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है। भाई धागा आपको कम से कम दोनों पिनों तक तो लेना पड़ेगा। सीधा का सीधा भी सीधा का सीधा भी धागा लोगे तो भी आपको कम से कम उतनी लेंथ तो लेनी पड़ेगी जितनी दोनों पिन्स के बीच की डिस्टेंस है। आपने क्या करा, आपने थोड़ी सी और ज्यादा लंबाई का धागा ले लिया। आपने दो पिन ठोकी, उनके बीच में धागा ऐसा बांधा जिसकी लंबाई दोनों पिनों के बीच की डिस्टेंस से भी ज्यादा है। कर लिया। अब आप लीजिए, आपका एक पेन ले लिया। अब आप एक पेन लीजिए और इस पेन से बच्चों इस धागे को खींचिए, इस पेन से धागे को खींचिए। तो जब आप इस पेन से धागे को खींचेंगे तो कैसी पिक्चर बनेगी मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस धागे को, जो कि थोड़ा सा लूज था, आपने इस तरह से खींचा तो आपको कुछ ऐसी पिक्चर मिलेगी, ऐसी पिक्चर मिलेगी आपको। भाई आपने इस धागे को खींचा तो आपका पेन कहीं आ गया, यहाँ आ गया। अब आप, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, भाई धागा बड़ा था तो आपने से खींचा, ऐसा कुछ होगी। अब आप क्या कीजिए, इस पेन को धीरे धीरे चलाइए ऐसा कि धागा हमेशा उससे सटा हुआ रहे, धागा हमेशा उससे सटा हुआ रहे। तो आप जब धागे को ऐसा जब पेन को आप चलाएंगे, तो जब आप पेन को चलाएंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि जब पेन को चलाएंगे तो ऐसा 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 आपको एक एलिप्स बन के नजर आएगा। मैं फिर से बताता हूं, मैंने दो पिन्स कागज पर ठोक दी और उनसे एक धागा बांध दिया, और धागा बांध देने के बाद धागा कुछ ऐसा लिया कि उसकी लेंथ इन दोनों पिनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा, और ऐसे मैंने मेरा पेन लिया। अब मैं इस पेन को ऐसे धीरे धीरे चला रहा हूँ, ऐसे धीरे धीरे चलाऊंगा बच्चों की, ऐसा चलाऊंगा कि वो हमेशा जो है वो इस धागे से सटा हुआ रहे। तो आपको इस तरह का कुछ शेप नजर आएगा बच्चों बनकर, और ये शेप और कुछ नहीं, ये तो मैंने तो बहुत निहायत गंदा डायग्राम बनाया, जो मेरी खासियत है, पर आप तो बहुत सुंदर बना सकते हो।
आप भी सुंदर सुंदर हो, ड्राइंग भी आपकी सुंदर सुंदर है भैया, मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं है। तो आपको इस तरह से बच्चों एक शेप नजर आएगा, एक एलिप्स नजर आएगा, आपको इस तरह की शेप नजर आएगी बच्चों। और इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है? लॉजिकल रीजन ये बच्चों देखिए, उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन ये है कि ये जब आपने धागे को ऐसा कर लिया बच्चों, अभी आपका पेन पॉइंट पी पर था, अब चलकर पॉइंट पी डैश पर आ गया, चलकर पॉइंट पी डैश पर आ गया तो लेंथ कुछ ऐसी हो गई, फिर पॉइंट कहीं यहाँ पर आ गया तो लेंथ चलकर कुछ ऐसी हो गई, फिर पॉइंट चलकर कहीं यहाँ आ गया तो ये लेंथ कुछ ऐसी हो गई, इस तरह से। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना भैया कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, हमेशा इन दोनों लेंथ का सम धागे की लेंथ के बराबर है, बिकॉज ये धागा वही का वही यूज हो रहा है सॉरी, ये धागा वही का वही यूज हो रहा है। तो जब आपने इसको ऐसा खींचा तो ये और कुछ नहीं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है बच्चों? इस धागे की लेंथ है। अब जब ये पॉइंट चलकर P से P डैश पर आएगा, जब ये पॉइंट P से P डैश पर आएगा तो यही वही की वही लेंथ होगी। भाई ये डिस्टेंस पहले ये वाली थी, अब ये चेंज हो गई, ये डिस्टेंस थी अब ये चेंज हो गई, मैं मानता हूँ ये डिस्टेंस चेंज हो गई, लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों डिस्टेंस का सम हमेशा किसके बराबर है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है। ये पॉइंट चलकर कहीं यहाँ आ गया, सो ये डिस्टेंस चेंज हो गई, लेकिन ये डिस्टेंस इन डिस्टेंस के कंपेरिजन में डिफरेंट है, मानता हूं मैं, लेकिन हमेशा ये दोनों का सम किसके बराबर है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है। तो दिस इज अ वे इन विच वी कैन ड्रॉ एन एलिप्स, एंड बहुत प्रिसाइज एलिप्स बनेगा, बहुत सही एलिप्स बनेगा, मतलब उसमें गलती होने की संभावना भी लगभग खत्म है, बशर्ते पेन प्रॉपरली सटा हुआ रहे, बिल्कुल टॉट रहे, धागा हमेशा बिल्कुल तना हुआ रहे, बिल्कुल सीधा रहे, तो आपके पास में ये शेप बन जाएगी बच्चों। तो ये एलिप्स को ड्रॉ करने का एक मैकेनिकल तरीका है। आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग जो लोग पढ़ते होंगे या इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ चुके होंगे, इनफैक्ट कुछ लोग जो होते हैं वो स्कूल लेवल पर भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को ऑप्ट कर लिया करते हैं, या इंजीनियरिंग ड्राइंग में वैसे ही बड़े परफेक्ट होते हैं, मैंने देखा है। और कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाने के बाद भी बड़े बेकार किस्म के होते हैं, मेरे जैसे, इंजीनियरिंग कर लेने के बाद भी बेकार होते हैं मेरे जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। बट वो वहाँ पर आप शायद इस तरह का एलिप्स बनाने के बारे में पहले से जानते भी होंगे, कोई नई बात आपको नहीं बताइए, बस मैंने यहाँ पर एक एलिप्स की जो एक लॉजिकल डेफिनेशन है एक और, उस डेफिनेशन के बेसिस पर आपको ये बताया। तो होप ये बात आपको समझ में आई है। बस ये ध्यान रखना कि धागे की लंबाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लगे हाथों में एक और आपको छोटी सी बात बताता हूँ बच्चों, अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसके दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, तो उस पॉइंट के लोकस को हम कहते हैं एलिप्स। ये जो दोनों पॉइंट्स जहां पे आपने दोनों को किलो को ठोका था, वो और कुछ नहीं बच्चों, वो उस एलिप्स की फोकाई होंगी, ये भी आपको समझ में आ गया। और जो डिस्टेंस का और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो मेजर एक्सिस के बराबर होगी, ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो आपने धागे की लंबाई ली है वो इन दोनों पिनों के बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, इन दोनों पिनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इसको मैं मैथमेटिकली अगर कहूँ बच्चों तो मैं यूँ कहूँगा कि अगर पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, अगर पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, तो उसके लोकस को आप बोल रहे हो एलिप्स, ये 10 बार सुन चुके। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना है कि वो जो डिस्टेंस का सम आपको गिवन है वो उन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। धागे की लंबाई दोनों पिनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी भाषा में मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो सम है, दिस सम शुड एक्सीड, हैज टू एक्सीड, दिस सम हैज टू एक्सीड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स्ड पिन्स या डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स्ड पॉइंट। जैसे पिछले सम में मैंने आपको बोला भाई एक पॉइंट ऐसा है जिसकी 40 और -40 से डिस्टेंस का सम हमेशा 10 बना रहता है। तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है साहब वो 8 है और ये 10 है। मतलब वो जो पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी दोनों से डिस्टेंस का जो सम है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा है। इफ दिस सम exceeds distance between these two given fixed point, then only its locus will be an ellipse बच्चों, तभी जाकर उसका लोकस एक एलिप्स होगा। लेकिन बच्चों अगर वो पॉइंट इस तरह से मूव करता है, लेकिन अगर वो पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि ये जो डिस्टेंस का सम आपको गिवन है वो इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बराबर ही है, अगर पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि जो डिस्टेंस का सम है, अगर पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि डिस्टेंस का सम जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर ही है, तो उसका लोकस एक एलिप्स नहीं आएगा बच्चों, उसका लोकस आएगा एक स्ट्रेट लाइन।
उसका लोकस क्या आएगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने इन दोनों के बीच में धागा इस तरह से बांधा कि वो धागा बिल्कुल सीधा है, तो अब अगर कोई पॉइंट किसी भी मूवमेंट पर होगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट P पर है, सो ऑब्वियसली बात है कि उसकी इन दोनों से डिस्टेंस का सम, भाई उसकी S से डिस्टेंस होगी PS और S डैश से डिस्टेंस होगी PS डैश होगी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम किसके बराबर होगा, धागे की लंबाई के बराबर ही होगा, और वही दोनों से डिस्टेंस का सम भी है। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये सम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर ही है, तब तो फिर लोकस स्ट्रेट लाइन होगा। जैसा कि आपको इसको डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है बच्चों, ये S है, ये S डैश है। भाई पॉइंट कभी यहां पर था, तो उसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का सम इन दोनों के बीच की लेंथ के बराबर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर है, और वही धागे की लंबाई है। चलकर पॉइंट P से P डैश पर आ गया, ये डिस्टेंस चेंज हो गई, ये डिस्टेंस चेंज हो गई, लेकिन इसका सम हमेशा धागे की लंबाई के बराबर है, और वही बाई चांस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। सो उस केस में बच्चों लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर मैं इसी प्रॉब्लम में आपको बोलता कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी 5,0 और -5,0 से डिस्टेंस का सम हमेशा 10 बना रहता है। भाई डिटरमाइन लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज मूविंग इन अ प्लेन सो दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 50 -50 ऑलवेज रिमेंस 10, फाइंड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। तो क्या करोगे आप, भाई या तो वही ट्रेडिशनल तरीका अपना डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, या फिर आप एलिप्स की डेफिनेशन के हिसाब से काम करोगे। तो फिर यहां पर दिक्कत क्या आ जाएगी बच्चों, यहां पर दिक्कत ये आ जाएगी कि दोनों फोकाई, ये दोनों फिक्स पॉइंट जो होते हैं वो उसकी फोकाई होती हैं। दोनों फिक्स पॉइंट जो होती है बच्चों वो फोकाई होती है। तो यहां से अगर आप फोकाई से अगर कंपेयर करेंगे तो AE की वैल्यू 5 आएगी और 2A की वैल्यू 10 आएगी, जिससे A की वैल्यू 5 आ गई। A की वैल्यू 5 आ गई तो E की वैल्यू इस बार 1 आ जाएगी। E की वैल्यू 1 आ जाएगी तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, B स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। मतलब B है ही नहीं, इस बार नहीं आएगा, इस बार भी, और ये नहीं आएगा बच्चों। सो आपको इस बार जो एक्चुअली जो है वो लोकस एक एलिप्स नहीं होगा बच्चों, वो एलिप्स का एक स्पेशल फॉर्म हो गया। आपने एलिप्स को दबा दबा के एक लाइन कर दिया, और कौन सी लाइन, जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ही होगी। अब इस केस में अगर आप इक्वेशन निकालेंगे, इस केस में यदि आप इक्वेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू ये इज इक्वल टू कितना, आप एक्स भाई आपका बी स्क्वायर तो 0 ही हो गया, तो आप फंस जाओगे इसमें। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सॉरी 1, यही कुछ होगा। और फिर आप इसको इधर लेकर चले जाइए, वाई स्क्वायर अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। आप फिर बाद में 0 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 0, मतलब एक्स एक्सेस। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सेस पर लाई कर रहे हैं। सिंस दीज टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन एक्स एक्सेस, obviously the line joining them will be x axis, nothing but x axis whose equation is nothing but y equals to 0, that you can see over here. So बच्चों अगर पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसके दोनों फिक्स पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर ही है, तो लोकस बच्चों एक स्ट्रेट लाइन होगा। दैट यू पीपल कैन प्रूव यूजिंग दिस रिलेशन एज वेल, कि साहब आपने ए की वैल्यू देखी, भाई ये दोनों फोकाई होंगे, ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली, उससे ई की वैल्यू निकाली, उससे बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू रखी, सॉल्व करेंगे, क्या गया। या तो वैसा कर लीजिए, या डायरेक्ट पक्का है भैया दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस 10 है और दोनों से डिस्टेंस का सम भी 10 है, मतलब लोकस स्ट्रेट लाइन होगा। कौन सी स्ट्रेट लाइन, जॉइनिंग दोज टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और यदि बच्चों यदि कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसके इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट है और वो सम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से भी कम है, अगर वो सम कांस्टेंट है और वो सम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से भी कम है, तो उसका लोकस क्या, कुछ नहीं मिलना लोकस। आप इमेजिन ही कर सकते कि आप इन दोनों के बीच में कोई धागा भी बांध दो, इन दोनों पर कोई धागा ही बांध दो और वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से भी कम लंबाई का हो, जिसे हम दूसरी भाषा में कहें एम्प्टी सेट। कोई रियल कर्व आपको मिलना ही नहीं है। दैट वुड बी समथिंग बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड रियलिटीज। तो दैट वुड बी एन एम्प्टी सेट, तो उस केस में आपको कुछ नहीं मिलना बच्चों। तो ये आपके पास में है और आप इसको समझ सकते हो। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि अगर इन दोनों से डिस्टेंस का सम हमेशा 8 बना रहता है, इन दोनों से डिस्टेंस का सम हमेशा 8 बना रहता है, बताइए उसका लोकस। तो एक तरीका तो वही है कि आपने इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस का सम 8 कर दिया, फिर वही रेशनलाइजेशन वही जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है
दूसरा तरीका मेरे पास में ये है भैया, दूसरा तरीका ये है कि मैं एक काम करूं भाई, ए की वैल्यू 5 है और 2a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू इससे 4 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, यहां पर रखिए a की वैल्यू 4 यानी 16 और इससे e की वैल्यू निकालिए, इससे e की वैल्यू निकालेंगे तो e की वैल्यू आप निकाल कर देखिए बच्चा, e की वैल्यू 5/4 आएगी, सो दैट b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर जो कि है 16 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर जो कि है 25/16 और यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी, मेरे को अभी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है बच्चों कि यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर देखिए, वो अवश्यम भावी रूप से नेगेटिव आ रही है, वो अवश्यम भावी रूप से नेगेटिव आ रही है। और क्या b स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है? b बीइंग अ रियल नंबर, b अगर नेगेटिव हो भी जाता है, सच b भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि b तो यहाँ पर एक डिस्टेंस है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पर अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता, अगर खुदा खास भी दे तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा स्क्वायर करने पर, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब सच अ लोकस इज नॉट पॉसिबल, सच अ पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल प्लेन। आर्गेंड प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो वो एक अलग बात है, बट रियल प्लेन में तो वो पॉइंट लाए ही नहीं करता है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास। सो ये एक अवश्यम भावी रूप से बात है बच्चों कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसके दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कौन सा बनाता है, तो उसके लोकस को हम कहते हैं एलिप्स, बशर्ते वो सम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा रहे, और अगर वो सम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर ही तो फिर लोकस रहेगा एक स्ट्रेट लाइन जो उन्हीं दोनों को ज्वाइन करती होगी, और अगर वो सम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से भी कम है तो लोकस कुछ भी नहीं होगा। यू कैन से दैट वुड नॉट बी एग्जिस्टिंग इन द रियल प्लेन, दैट वुड नॉट बी समथिंग विच यू कैन से एज अ रियल कर्व, यू कैन से दैट इज समथिंग लाइक एन empty set।